जय वीर बालाजी दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बालाजी आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखें। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, ये कहानी है रिया की। रिया अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। उसकी मम्मी का नाम सुमन है और पापा का नाम विनोद है। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां चालू हो चुकी थीं। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए उसकी छुट्टी शाम को हो गई थी। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वे अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई? विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूँ ना, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है यहाँ। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुकी क्यों? देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया जोर से चिल्लाई, मम्मी! विनोद ने कार एकदम से रोक दी और रिया से कहने लगा, क्या हुआ बेटी, चीखी क्यों? इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए। विनोद ने कहा, नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें
डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा था उन दोनों को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर दिया था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या हुआ, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो इन तीनों की जान हलक में आ गई थी। तभी अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में अर्जुन को बता दिया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। तभी अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा घर में एंटर करते हैं, तीनों चौंक पड़ते हैं। घर में सब रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग रह गए थे कि क्या हुआ घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ बताया नहीं। सुमन की मां ने रोते हुए सुमन से कहा, तेरा भाई अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश कैसे हो सकती है। यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, उसके सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में चोट आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, दूसरी कहानी है अंकुल की।
जो यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए अंकुल की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र महज 14 साल थी। कुछ समय में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने एक कॉलोनी में बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबो-गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ ही रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई प्रणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में ही सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय फिक्स नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे
या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी वह आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा जाती थी, लेकिन उस आवाज़ से कभी भी हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे, वह हमारे ही जान पहचान के थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी वहाँ कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वह आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थीं। उस बात को 14 साल हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज भी जब मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, ये कहानी है 4 दोस्तों की, जिनके नाम हैं प्रिया, रवि, साहिल और विजय। इनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। ये 4 दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। वीकेंड का समय था तो इन्होंने शिमला जाने का प्लान बना लिया। दूसरे दिन ये लोग शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। अचानक प्रिया को नींद आ गई और वो सो गई। तभी जब प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था। बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे, यहाँ तक कि बस में कोई भी पैसेंजर नहीं था। यह सब देखकर प्रिया बहुत घबरा गई। उसे बहुत डर लगने लगा। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई थी और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया। तो प्रिया कहती है, वो औरत जो पीछे बैठी है। कौन औरत, किस औरत की बात कर रही हो? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ऐसा कहते हुए विजय ने उसे पानी की बोतल दी और उसे पानी पिलाया। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन सबकी नींद खुल जाती है। सब लोग फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता करने एक साथ बैठ जाते हैं। तभी प्रिया कहती है, होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने चलते हैं, सबसे पहले वहीं चलते हैं। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां से
नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे वहाँ से। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि ने जब देखा तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। तभी विजय कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए उन लोगों ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय ले लिया और उन सब ने वहाँ पर तंबू भी लगा लिया और खाने पीने का सामान बाहर निकाल लिया। रात के 8 बज चुके थे। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पर इन चारों लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। अचानक प्रिया को अपने बैग की याद आई, जो वो तंबू के बाहर ही भूल गई थी। वह उसे लेने के लिए जाती है तो डरते डरते उसके कदम आगे बढ़ रहे थे। जब अपने बैग के पास पहुंचती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया डरते डरते जब उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसे कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। तभी विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू इतना डर क्यों रही है? अरे मैंने अभी किसी 3 आदमियों को इधर आते हुए देखा है। अबे तू क्या बोल रही है? इतनी रात को इस पहाड़ पर कौन आएगा? उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। तभी प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखाती हूँ। वो सभी जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी 3 आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया ये सब देख रही है। उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगलियों को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत वहाँ पर कैसे पहुँची। तभी साहिल ने कहा, यह तो वही औरत है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था। तभी प्रिया कहती है, यह औरत तो वही है जिसे मैंने बस में सपने में देखा था। इसका चेहरा बहुत जला हुआ था, लेकिन ये यहाँ कैसे? ये लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं? प्रिया और साहिल की बात सुनकर विजय और रवि के हाथ पैर फूलने लग गए। अब उन्हें भी डर लगने लग गया था। तभी विजय कहता है, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन चारों ने देखा कि वो तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उन चारों की तरफ उठाकर इशारा करने लगी। वो चारों डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर उन चारों की तरफ भागने लगे।
वो चारों पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों उनकी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो इतनी तेज़ भाग रहे थे कि उनको होश ही नहीं था कि रवि और विजय भी उनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग होटल तक पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि रवि और विजय तो उनके साथ थे ही नहीं। वो लोग काफ़ी डर चुके थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और उनसे उनके डर का कारण पूछता है। तो प्रिया रोते रोते सारी बात मैनेजर से बता देती है। तभी मैनेजर बताता है, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप दोनों अभी जिंदा हैं, लेकिन आपके जो दोस्त रवि और विजय हैं वो अब कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। यह सब सुनकर प्रिया और साहिल रोने लगे। उन्हें अपने दोस्तों को खोने का बहुत अफसोस था। उन दोनों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दोनों कभी मिले ही नहीं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।